हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से एक और नया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत ये मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सब NCERT पैटर्न पर बेस्ड हैं। बस आपके लिए एक ही वीडियो काफ़ी होगा ये, जिसमें हम 200 वन लाइनर क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा और वे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इस वीडियो में आज हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश के सारे ही प्रश्नों को, साथ ही साथ प्रशासन, उनकी कला, सत्यापित कलाएं और साहित्य को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। जैसे कि अभी आने वाले समय में NTPC CBT 2 होना है, ग्रुप डी का एग्जाम होना है और SSC के साथ साथ ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से गुलाम वंश का समय यानी कि शासनकाल पूछ लिया जाता है। तो गुलाम वंश का शासनकाल कितना रहा? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। ठीक है, गुलाम वंश का शासनकाल क्या रहा? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सुल्तान का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया था अभी, इनका शासनकाल गुलाम वंश का 1206 ईस्वी से 1290। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी? 1206 ईस्वी में। और यह गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये एक मस्जिद है। क्या है दोस्तों? मस्जिद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। डेट याद रखिएगा, 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों शासकों ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी दोस्तों। क्या थी? लाहौर। ध्यान रखिएगा, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपाह सलाहकार का पद धारण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपाह सलाहकार का पद धारण किया था। देखिए, इसको लाख बख्श कहते थे। ठीक है, क्यों कहते थे? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण इसको उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। लाख बख्श का मतलब क्या है? लाखों का दान देने वाला। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? ठीक है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, क्या नाम है इसका? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, चौगान की क्रीड़ा के दौरान
अश्व से गिरने के पश्चात, देखिए चौगान का मतलब है पोलो, ठीक है, इसको पहले पोलो कहते थे। पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार वाला, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, ठीक है ना। और यहाँ हमने इसकी मृत्यु के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हुई और समय क्या था? 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में। अब देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उसका पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक बना। कौन? इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह, जो कि इसका पुत्र था। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये था बदायूं का सूबेदार। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश को। क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो ये कौन था? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम कहा गया, गुलामों का गुलाम कहा गया था किसको? इल्तुतमिश को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुलामों का गुलाम किसको कहा गया? इल्तुतमिश को। देखिए, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। फिर से सुनिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल बनाया था। इस दल का नाम क्या है? ठीक है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल बनाया था। इस दल का नाम क्या है? तो इसका नाम है तुर्कान ए चहलगानी, जिसको 40सा दल भी कहते थे। क्या दल का नाम क्या है? तुर्कान ए चहलगानी, जिसको 40सा दल भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासका कौन थी? रजिया सुल्तान। देखिए वर्ष ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आपको रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा के किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? तो बहरम शाह को। फिर से सुनिए, रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके रजिया की हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किसको बैठाया गया? बहरम शाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए कब? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, चंगेज खान का मूल नाम था, तो ये था तेमुचिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है गुलामन से। देखिए, भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर ए आखुर बनाया गया था इसे। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर ए आखुर बनाया गया था इसको। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, जो कि तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, ठीक है ना। और ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर भी था, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये किया था मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था, तो ये तुर्कों का था, ठीक है। यानी कि रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में हाथ किसका था? तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? देखिए बलबन आ गए हैं आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था इसका? गयासुद्दीन बलबन। देखिए बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और वह इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। इल्तुतमिश का गुलाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोहा की नीति अपनाई थी, तो ये था बलबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोह एवं रक्त की नीति, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोहा एवं रक्त की नीति पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था बलबन। कौन था? बलबन। और बलबन ने ही तुर्कान ए चहलगानी जिसको चालीसा दल कहते थे, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, इसको बलबन ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। बलबन ने समाप्त किया था किसको? तुर्कान ए चहलगानी, यानी कि 40 सरदारों का जो गठन था उसको समाप्त किया बलबन ने। और बलबन ने ही लोह रक्त की नीति को अपनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बलबन, देखिए यहाँ से फैक्ट सुन लीजिए इंपॉर्टेंट। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियावते खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा था, ठीक है। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की, तो इसने धारण की थी जिल्ले इलाही की उपाधि। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया, किसने करवाया था? ये बलबन ने, ठीक है। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था किसने? बलबन ने करवाया था। देखिए यहाँ से बलबन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था ये, ठीक है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए अर्ज, ठीक है। बलबन ने किस नाम से अपने सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज। देखिए यहाँ से आपको मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलबन को उलूंग खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन को उलूंग खां की उपाधि किसने दी थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था इफेक्ट, यहाँ क्वेश्चन है भी टाइप। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किसने करवाया? बलबन ने। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो देखिए ध्यान सुनिए, नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसने। किसका? नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसने। अगला है, उसने तुर्क ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया। ये भी मैंने आपको बताया था, यानी कि जो इल्तुतमिश का 40 योग्य तुर्क सरदारों का गठन था, चालीसा दल, उसको इसने समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। अगला देखिए यहाँ पर नोट है, नसरुद्दीन महमूद ने उसे यानी कि बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी।
अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने कहा है? बलबन ने। ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? बलबन ने। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम था अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। इंपॉर्टेंट है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अब यहाँ पर हम खत्म करेंगे इसको, गुलाम वंश को। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। देखिए, बात करते हैं खिलजी वंश की। ठीक है, खिलजी वंश, इसका समय रहा 1290 से 1320 ईस्वी। 1290 से 1320 ईस्वी। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए केवल वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। फिर से सुनिए, रक्त और लोहा की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखिएगा, 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर जलालुद्दीन की हत्या की थी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा? फिरोज शाह खिलजी को। ठीक है ना, फिरोज शाह खिलजी को, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा वह है, तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, कौन है ये? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या की थी। कहां पर? कड़ा मानिकपुर, वर्ष 1296। कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो यह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया, तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, ये कौन है? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए याद रखिएगा, अलाउद्दीन के बचपन के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली तथा गुरसप्पा। क्या था? अली तथा गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। ये दोनों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी थी। ठीक है, और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, दो क्वेश्चन में से आपको बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अपने शासन में मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो इसका नाम क्या था? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, क्या नाम था इसका? जफर खां। रानी पद्मामिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनका नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, रानी पद्मावती होनी चाहिए यहाँ पे। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है, तो इनका नाम है राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? तो धन प्राप्ति। ठीक है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। दिल्ली का वह सुल्तान जिन्होंने फसल का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धन प्राप्ति। अब ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो ये था मलिक काफूर। क्या नाम था इसका? मलिक काफूर। देखिए यहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इनको ध्यान से सुनिएगा। राज अभिषेक के बाद सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर से सुनिए, राज अभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो इसने किया था गुजरात के शासक पर। इनका नाम था राय कर्ण। क्या नाम था? राय कर्ण। ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे हजार दीनारी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह। ध्यान से सुनिए, वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। फिर सुनिए, इंपॉर्टेंट है, वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। ठीक है, देखिए मलिक काफूर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिणी भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया। कौन सा राज था ये? देवगिरी। क्या था? देवगिरी। यहां से मैं फिर से रिवीजन करूंगा एक क्वेश्चन का। नगद वेतन, अपनी सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा एवं हुलिया प्रथा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो यह है मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया कौन था? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े की नाल, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, इंपॉर्टेंट है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? आंसर है अलाई दरवाजा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पसंद आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया, कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, नाम क्या है इसका? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह घर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, तो ये थी रावी नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश एक इंपॉर्टेंट वंश है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का, और इसका समय याद रखिएगा 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी।
1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो आंसर इसका गाजी मलिक। इसी को कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, पूरा नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष था। ठीक है, जो कि तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। कब बना था? 1320 ईस्वी में। मैंने अभी बताया ना आपको तुगलक वंश का स्थापना कब हुई? 1320 में। तो ये सुल्तान बना 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना की गई थी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। इसको कहते थे गाजी मलिक। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया, तो ये किया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। ठीक है, 1320 से 1414 ईस्वी, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी सबसे अधिक समय तक देश में राज किसने किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बनते हैं, ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। ठीक है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो ये था निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए, यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताता हूं मैं। एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है, जिसको कहते हैं हनोज दिल्ली दूर अस्त। तो देखिए, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया यानी कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था, क्या कहा था? कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस शब्दों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है सिंपल भाषा में, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, यहाँ से मैं कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक के इंपॉर्टेंट काम बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा और इसे सल्तनत की राजधानी बनाया था। ठीक है ना, और दोबारा से पुनः इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। सांकेतिक मुद्रा आपने याद रखिएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। खुरसाना का अभियान इसका इंपॉर्टेंट काम है, खुरसाना का अभियान और कराचिल का अभियान, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान ए अमीर ए कोही का नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक यानी कि अलग से कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, कौन था ये? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, कहाँ ले गया था? दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रखा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1335 में वापस राजधानी को दिल्ली ले आया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना क्यों असफल सिद्ध हुई? क्यों रही? क्योंकि मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसलिए ये असफल रही। मूर देश यानी कि मोरक्को अफ्रीका, मूर देश यानी कि मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूर देश यानी कि मोरक्को जो कि अफ्रीका में है का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, किसने? इब्न बतूता ने। सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वितरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान है, तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने क्या कहा? सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कौन था ये? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ एवं रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के लिए सहायता और रोजगार कार्यालय की स्थापना की। कौन था ये? फिरोज शाह तुगलक। देखिए यहाँ से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों सल्तनत काल के। देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसलिए इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया। कौन था ये? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो ये है आपका फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया था? किसने किया था? बलबन। ठीक है, किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया था? तो क्या नाम है इसका? बलबन ने। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन ने। ठीक है दोस्तों, सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठा फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया किसने? फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, इसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ तो आपको याद हो जाएगा सिंचाई कर लगाने वाला, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? हक ए सर्व। ठीक है, हक ए सर्व यानी कि सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया यानी कि जजिया कर लगाया, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, आंसर है फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो। तो ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था। तो ये था एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी वंश हो उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिर उद उद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासिर उद उद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, आंसर है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, कौन है ये? नसरुद्दीन महमूद के समय में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। कब? 1398 में। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ, तो ये था सैयद वंश। ठीक है,
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ? किसका राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। देखिए यहाँ से यानी कि तुगलक वंश से एक इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों जिसका नाम है रहला। ठीक है, क्वेश्चन बनता है रहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो यह है इब्न बतूता। ठीक है, जो कि मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। इसकी किताब का नाम क्या है? रहला। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर से सुनिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो इनका नाम था जिन प्रभासूरी। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? इनका नाम है जिन प्रभासूरी। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। इनको मैंने लिख कर रखा है कॉपी में, इसलिए मैं आपको यहीं पर इनको याद करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान। ठीक है, 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए स्टार्ट करते हैं लोधी वंश। देखिए इसका समय काल ध्यान रखिएगा 1451 से 1526। ठीक है, लोधी वंश का ये समय काल है। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन थे इसके संस्थापक? बहलोल लोधी। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ज़्यादा पढ़ने से आपको फायदा नहीं होने वाला दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए कम से कम और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं उनको आपको बता देता हूं। तो देखिए लोधी वंश का समय है 1451 से 1526 ईस्वी, और इसका संस्थापक यानी कि इसकी स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो देखिए लोधी शासक। ठीक है, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो थे लोधी शासक। अब यहां से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, सुनिए। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है बहलोल लोधी। ठीक है, फिर सुनिए, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले आया बहलोल लोधी 1451 से 89। इसके बाद आया सिकंदर लोधी, फिर आया आपका इब्राहिम लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, तो ये किया था खातौली के युद्ध में। ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त कहां पर किया था? खातौली के युद्ध में। देखिए यहां से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो आंसर है बहलोल लोधी, 38 वर्ष। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? क्या नाम है इसका? बहलोल लोधी, 38 वर्ष तक। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो यह है सिकंदर लोधी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, कौन है? सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की? तो राइट आंसर है सिकंदर लोधी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की? सिकंदर लोधी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, किसको? सिकंदर लोधी को। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किसको जाना जाता है? सिकंदर लोधी को। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ टाइप नहीं है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? तो इसका नाम है गज ए सिकंदरी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? गज ए सिकंदरी। आगरा नगर की स्थापना किसने की?
सिकंदर लोदी ने। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे कि मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाना और उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। अब ध्यान से सुनिए, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके शासनकाल में हुई? आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम। तो देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, इसके बाद लोदी वंश। ठीक है। गुलाम वंश आया पहले, फिर खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोदी वंश। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था। तो देखिए, गुलाम वंश का कौन नहीं है? इब्राहिम लोदी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है इब्राहिम लोदी की, तो ध्यान से सुनिए। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? महाराणा सांगा ने। ठीक है। 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान के मृत्यु के बाद भारत में मुगल राजवंश आया? इब्राहिम लोदी। ध्यान से सुनिए, किस सुल्तान की मृत्यु के बाद भारत में मुगल साम्राज्य आया? इब्राहिम लोदी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का, पूरी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको कहते हैं? तो इसको बुलाते हैं अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? अमीर खुसरो ने। किसने भारत में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? अमीर खुसरो ने। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की कलाएं, सत्यापित कलाएं और दिल्ली सल्तनत का साहित्य। और यहाँ से आपको इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी अभी तक यहाँ छूटे हैं। यदि आपको लग रहा है कि भाई कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, किताबें छूट गई हैं या फिर इनकी रचनाएं छूट गई हैं, इनके बनाए गए स्मारक छूट गए हैं, तो कुछ भी नहीं छूटा है। अभी दिल्ली सल्तनत खत्म नहीं हुआ, आप इसको देखिए। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इसका आंसर है अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे, ये थे तुर्क वर्ग के। सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान कौन थे? तुर्क वर्ग के। इक्ता क्या थी? देखिए, इक्ता प्रथा की ये बात कर रहा है। इक्ता क्या थी? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ विभाग दिए हैं दिल्ली सल्तनत के और बताया गया है कि किस सुल्तान ने इनको बनाया। तो देखिए, पहला है दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद आता है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज हमने पढ़ा भी था बलबन के, जब हम बलबन को पढ़ रहे थे। तो दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने। इसके बाद है दीवान ए मुस्तख राज। दीवान ए मुस्तख राज, इसका संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि राजस्व विभाग था एक तरह का।
इसके बाद है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही संस्थापक था मोहम्मद बिन तुगलक, ये कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए खैरात, इसका संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक, ये दान विभाग था, ठीक है ना। दीवान ए खैरात क्या था? दान विभाग। इसके बाद है दीवान ए रियासत, संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत किस लिए था? बाजार नियंत्रण विभाग है ये। देखिए अब इसके बाद आए हैं कुछ विभाग, इंपॉर्टेंट विभाग, जो हमने विभाग अभी ऊपर पढ़े हैं, अभी हमने पढ़े विभाग संस्थापक, अब हैं विभाग और उनके काम क्या थे। देखिए तो पहला विभाग है दीवान अर्ज, ये सेना विभाग से संबंधित था। इसके बाद है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग भी संबंधित है इससे। इसके बाद है दीवाने इंशा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है ये। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने बजारत, इसका संबंध है वित्तीय मामलात से, ठीक है, वित्तीय मामलात से संबंधित है दीवाने बजारत। क्वेश्चन है वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत चरमोत्कर्ष पर थी, तो यह है तुगलक राजवंश। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो यह है खराज, उर्श एवं मुक्तई, ठीक है। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को कौन इंगित करता है? खराज, उर्श, मुक्तई। मध्य भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था, तो ये लगाया जाता था सिंचाई पर। किस पे? सिंचाई पर। सर्व कर दिल्ली सल्तनत में सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। जवाब वित्त का संबंध है, तो ये राज्य कानून से है, ठीक है। जवाब वित्त का संबंध किससे है? राज्य कानून से। हदीस है एक, तो ये इस्लामिक कानून है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, तो इक्ता दौरों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि थी ये। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं, तो ये है जीतल एवं टका, ठीक है, टंका सॉरी। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? जीतल एवं टका। देखिए टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। कब की बात हो रही है ये? दिल्ली सल्तनत काल में। सल्तनत काल के सिक्के टंका एवं ससगनी एवं जीतल थे, चांदी तथा तांबे के। किसके? चांदी तथा तांबे के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। क्वेश्चन है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत काल एवं उसकी सत्यापित कलाओं की। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पढ़ भी चुके हैं पीछे। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? पीछे पढ़ चुके का मतलब है हम रिवीजन कर चुके हैं इन क्वेश्चनों का, मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे, ठीक है ना। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो यह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, लेकिन बाकी के नाम आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, आंसर है बलबन का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, किसका है? बलबन का। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो ये था अत्रि और महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में, ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था कब? राणा कुंभा के शासनकाल में। देखिए यहाँ पर कुछ स्थल हैं और यहाँ पर सत्यापित कलाएं दी हैं, तो देखिए यहाँ पर दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये, कहाँ पर? दिल्ली में। अटाला मस्जिद है आपकी कहाँ पर? जौनपुर में। जौनपुर में है अटाला मस्जिद। मालवा में है जहाज महल, ठीक है, मालवा में क्या है? जहाज महल। ये पहले से ही जुड़े हुए हैं, सही है, इनको याद रखिएगा आप। देखिए वास्तु शैलियां हैं
और उनके राजवंश हैं, इनको ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली, यह है खिलजी वंश से संबंधित। कमल कली की झालर। इसके बाद है अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये हुआ तुगलक वंश में। अष्टभुजा वाले मकबरों का उदय कब हुआ? तुगलक वंश में। स्तंभों पर बोधी गोई का प्रयोग, ये हुआ विजयनगर साम्राज्य के समय। स्तंभों पर बोधी गोई का प्रयोग कब हुआ? विजयनगर साम्राज्य के समय। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी राजवंश के समय में हुई। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये किस राजवंश से संबंधित हैं? सरकी। देखिए अब यहाँ हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की साहित्य की, यानी कि यहाँ पर आपको जितनी भी रचना है, किताबें हैं, सब मिलेंगी इकट्ठी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा पोर्शन, ध्यान रखिएगा। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था, तो ये था अलबरूनी, ठीक है। किताब उल हिंद रचना किस प्रसिद्ध लेखक की है? अलबरूनी की। अगला क्वेश्चन है तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूती ए हिंद अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका जन्म कहाँ हुआ है अमीर खुसरो का? कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई है, तो ये खड़ी बोली के विकास में इन्होंने भूमिका निभाई है। किन्होंने? अमीर खुसरो ने। हमने यहाँ क्वेश्चन भी पढ़ा था कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। किसने? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में था? ये था अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो थे तो ये कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। अमीर खुसरो कौन थे? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली जिसका नाम है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं, तो ये है अमीर खुसरो। ध्यान से सुनिए, नई फारसी काव्य शैली जिसका नाम है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। किताब ए नौरस लिखी गई थी, तो देखिए हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नूरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज, ठीक है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, आंसर है फारसी। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया कौन सी है? फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ लेखक हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और पुस्तकों की बात हो रही है। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी की पहले बात करते हैं। इनकी रचना है तारीख ए फिरोज शाही, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इसके बाद है हसन निजामी, इनकी पुस्तक है ताजुल मासिर। फिर बात करते हैं मिनहाज उस सिराज, इनकी रचना है तबकात ए नासिरी, ठीक है। मिनहाज उस सिराज, इनकी रचना क्या है? तबकात ए नासिरी। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए याहीन बिन अहमद याहिया बिन अहमद, इनकी रचना है तारीख एक मुबारक शाही। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए मुबारक शाही, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायान, ठीक है। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चांदायन। फिर है दामोदर कवि, इनकी रचना है पद्मावती कथा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, लेखक हैं सोमनाथ और इनकी रचना है राग विभोद। इसके बाद बात करते हैं अमीर खुसरो, लेखक है अमीर खुसरो, इनकी रचना है आशिका। क्या नाम है इसका? आशिका। देखिए सबसे ज्यादा तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकें हैं ये। तारीख ए फिरोज शाही, लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीक, ठीक है दोस्तों। तारीख ए फिरोज शाही। तुगलकनामा का संबंध है अमीर खुसरो से और हुमायूं नामा का है गुलबदन बेगम से, याद रखिएगा इसको।
अगली बुक है तारीख ए हिंद, इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं। इसको किसने लिखा? अल-बरूनी ने। तारीख ए हिंद अथवा किताब उल हिंद, इसको लिखा है किसने? अल-बरूनी ने। इसके बाद है तारीख ए दिल्ली, राइटर है इसके खुसरो। कौन है? खुसरो। तारीख ए दिल्ली के लिखा कौन है? खुसरो। फिर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रहला। रहला लिखा इब्न बतूता ने, इनकी रचना है इब्न बतूता की। कौन सी? रहला। आगे बढ़ते हैं, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है, तो ये मिलता है तबकात ए नासिरी में। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तबकात ए नासिरी से। बीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो ये है सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। सही आंसर है अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।